Hi everybody, this is Nivedita Sahu and I welcome you all to the official YouTube channel of Concept Coaching Classes भोपाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनमें एस ई एस लगने के बाद उनका प्लूरल ना बनकर मीनिंग चेंज हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनका प्लूरल भी बनता है पर प्लूरल बनने के साथ साथ एक और मीनिंग भी निकलता है। तो ऐसे कुछ शब्दों को आज हम देखेंगे। तो पहला शब्द है हमारा आर्म, जिसे हम कहते हैं बाँह या भुजा। जब हम लिखते हैं आर्म्स, इसमें एस लगाते हैं तो उसका मतलब निकलता है हथियार या वेपन से। हालांकि आर्म्स का मतलब भुजाएं भी होता है, अगर दोनों भुजाओं की बात करें तो भी हम आर्म्स कहते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में अगर आर्म्स लिखा हो तो उसका मतलब भुजाएं ही हो सकता है सेंटेंस बात कर रहा हो वेपन्स या हथियार के बारे में। तो एक मतलब होता है बाँह और दूसरा मतलब होता है इसका हथियार। अगले वर्ड पे आते हैं एयर। एयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल कभी नहीं बन सकता। एयर का मतलब होता है हवा या वायु, जिसे हम विंड भी कह सकते हैं। लेकिन हमने सुना है एयर्स भी कुछ होता है, बट अब इस एयर्स का मतलब हवा का प्लूरल हवाएं नहीं होता है। सॉन्ग्स वगैरह में हमने सुना होगा हवाएं चल रही हैं एंड ऑल दैट, बट एज आई टोल्ड यू सॉन्ग्स में या फिर पोएम्स में ग्रामर वगैरह के लॉजिक नहीं चल रहे होते हैं, वहाँ पे वो कैसा भी शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। बट इंग्लिश में एयर का मतलब होता है हवा, जिसका प्लूरल कभी नहीं बन सकता क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। फिर भी इंग्लिश में एक शब्द होता है एयर्स, जिसका मतलब होता है दिखावा या कहते हैं घमंड। जैसे कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शो ऑफ करते हैं, जिनमें घमंड होता है, तो वो जो एरोगेंस होता है उनके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एयर्स। अगले शब्द पे आए एडवाइस। ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसका मतलब होता है सलाह या फिर सजेशन या फिर परामर्श। अब इसका भी प्लूरल कभी नहीं बनेगा, मतलब जब भी सेंटेंस में हम सलाह या सजेशन की बात करेंगे तो एडवाइस का प्लूरल कभी नहीं होता। लेकिन इंग्लिश में एडवाइजेस वर्ड होता है जिसका मतलब निकलता है इन्फॉर्मेशन से या जानकारी से। जैसे एग्जाम्पल देखें तो पहले में हमने लिखा शी गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी। तो यहाँ पे एक अच्छी सलाह का मतलब अ पीस ऑफ एडवाइस से है। लेकिन जब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे आए तो एग्जाम्पल कहा गया है विथ अदर कॉस्ट फैक्टर्स एडवाइजेज ऑफ एलोकेशन ऑप्टिमाइजेशन हैव बीन गिवन इन दिस फाइल। तो यहाँ पे एडवाइजेज का मतलब निकल रहा है जानकारी या सूचना से। तो दिस एडवाइजेज इज करेक्ट, मतलब इंग्लिश में एडवाइस ही होता है जिसका मतलब सलाह है, इसका प्लूरल कभी नहीं बनता। फिर भी एडवाइजेज वर्ड एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो एडवाइस का प्लूरल नहीं है, उसका मीनिंग चेंज हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन। याद रखिए इन्फॉर्मेशन जो शब्द है वो खुद में एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब हम एडवाइजेस कह रहे हैं तो उसका मतलब इन्फॉर्मेशन या सूचना या जानकारी ही होता है। अगले वर्ड पे आते हैं आफ्टर। अब आफ्टर एक नाउन तो नहीं है, प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बाद। जैसे शी केम आफ्टर हिम, वो उसके बाद आई। अब इसका भी प्लूरल कभी बनता नहीं है। फिर भी इंग्लिश में एक शब्द होता है आफ्टर्स जिसका मतलब होता है डिज़र्ट से, मतलब जो हम खाने के बाद कुछ मीठे में ले रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं डिज़र्ट। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज आइसक्रीम फॉर आफ्टर्स, यहाँ आफ्टर्स का मतलब है डिज़र्ट से, मतलब मीठे में क्या था, आइसक्रीम था। अगले वर्ड पे चलते हैं अल्फ़ाबेट। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़, अल्फ़ाबेट सिंगुलर है जिसका मतलब होता है वर्णमाला। अब ध्यान रखिए इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं A to Z, और उस A to Z के पूरे ग्रुप को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। बट अब इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स भी एग्जिस्ट करता है जिसका मतलब होता है भाषाएं या लैंग्वेजेस से, मतलब अलग अलग भाषाओं के जो अल्फ़ाबेट होंगे उन सबको फिर हम एज अ होल अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं। बट इंग्लिश की भाषा जो है, इंग्लिश की वर्णमाला जो है, उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं जिसके अंदर 26 लेटर्स आते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है जहाँ पर अल्फ़ाबेट की ज़रूरत थी और अल्फ़ाबेट्स लिख कर आया था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा रोहन लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 4। तो अब आप खुद सोचिए कि रोहन ने 4 साल की उम्र में बहुत सारी भाषाएं तो नहीं सीखी होंगी, लेकिन हाँ A to Z उसने लेटर ज़रूर सीखे होंगे। तो यहाँ इस सेंटेंस में डिमांड है अल्फ़ाबेट की, ना कि अल्फ़ाबेट्स की। तो इस टाइप के एरर्स हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एसएससी हो। तो ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनमें एस लगने के बाद उनका मीनिंग चेंज हो जाता है हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पीपल। पीपल के बारे में भी हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। पीपल का मतलब होता है लोग। अब ये शब्द तो अपने आप में ही प्लूरल है,
अब प्लूरल का और प्लूरल तो वैसे भी नहीं बन सकता, फिर भी इंग्लिश में पीपल्स वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, जो रिप्रेजेंट करने लगता है अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग जगह के लोगों को। मतलब अगर सिंपल ग्रुप ऑफ पीपल है तो हम उन्हें पीपल कह सकते हैं। जैसे हमने कहा देयर वर मिलियंस ऑफ पीपल इन द स्टेडियम, तो यहाँ पे पीपल किसी भी टाइप के लोग हो सकते हैं, यहाँ पे हमने उनको बांटा नहीं है अलग अलग जाति धर्म के हिसाब से। बट जब हम कहते हैं द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जो अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, उन सबको यूनाइट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पीपल्स रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग देश अलग अलग राष्ट्र के लोगों को। तो पीपल भी होता है, पीपल्स भी होता है, लेकिन पीपल्स पीपल का प्लूरल नहीं है, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग निकल के आता है। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर या सम्मान एज अ नाउन, हालांकि ये वर्ब भी होता है बट एज अ नाउन इसका मतलब होता है आदर या सत्कार। अब रिस्पेक्ट का प्लूरल तो नहीं होता, फिर भी इंग्लिश में रिस्पेक्ट्स वर्ड एग्जिस्ट करता है, इसमें एस लगने के बाद इसका मीनिंग चेंज हो जाता है ग्रीटिंग्स या कॉम्प्लीमेंट से। तो कभी भी अगर हम रिस्पेक्ट्स बोल रहे हैं तो उसका मतलब बहुत सारे आदर नहीं बोल रहे हैं। जैसे हमने कहा पे माई रिस्पेक्ट्स टू योर पेरेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ग्रीटिंग्स उनको देना, मेरा रिस्पेक्ट्स उनको देना। तो यहाँ पे आदर ना निकल कर ग्रीटिंग्स निकलता है। अगले वर्ड पे आते हैं ग्राउंड। ग्राउंड का नॉर्मल मीनिंग होता है ज़मीन या धरती, जिसे हम कह सकते हैं द अर्थ। अब ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ज़मीन को गिना नहीं जा सकता। मतलब ज़मीन को हम माप सकते हैं एकर्स के फॉर्म में, हेक्टेयर्स के फॉर्म में, बट ज़मीन इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल। जैसे हमने कहा दिस इज़ द ग्राउंड वेयर मैच हैज़ बीन प्लेड, तो ये वो ज़मीन है, ये वो जगह है जहाँ पर मैच खेला गया। तो ग्राउंड का मतलब ज़मीन से ही है। अब इसका प्लूरल तो कभी नहीं बन सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। फिर भी इंग्लिश में एक शब्द होता है ग्राउंड्स, जिसका मतलब होता है बेसिस या आधार। जैसे मैंने कहा ऑन व्हाट बेसिस यू हैव डिसाइडेड दिस, किस बेसिस पे तुमने ये डिसाइड किया, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू हैव डिसाइडेड दिस। तो यहाँ पे ग्राउंड्स का मतलब होता है बेसिस या आधार, मतलब किस बिना पर तुमने ये डिसाइड किया या डिसीजन लिया। तो ग्राउंड मतलब ज़मीन और ग्राउंड्स मतलब आधार। तो ध्यान रखिए ग्राउंड का प्लूरल कभी नहीं होता, फिर भी इंग्लिश में ग्राउंड्स वर्ड एग्जिस्ट करता है, जिसका मीनिंग चेंज हो चुका होता है आधार के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गुड। अब गुड एक नाउन तो नहीं है, ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अच्छा, ये एक पॉजिटिव डिग्री भी है। अब गुड में अगर हम एस लगाते हैं तो एक शब्द निकल के आता है गुड्स, जिसका मतलब बहुत सारा अच्छा नहीं होता है, इसका मतलब होता है सामान या सामग्री। तो ध्यान रखिए गुड का प्लूरल तो वैसे भी कभी नहीं हो सकता, एडजेक्टिव का भी प्लूरल होते ही नहीं, फिर भी इंग्लिश में गुड्स होता है पर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फोर्स। फोर्स भी हम सभी ने सुना होता है, जिसका मतलब होता है बल या शक्ति या पावर या स्ट्रेंथ या एनर्जी। लेकिन अब फोर्स भी एक अनकाउंटेबल चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। अब फोर्स का भी प्लूरल कभी बन नहीं सकता, दैट मीन्स फोर्स का प्लूरल फोर्सेस होता ही नहीं। फिर भी इंग्लिश में एक वर्ड होता है फोर्सेस, लेकिन उसका मतलब बल का प्लूरल बले नहीं होता है। फोर्सेस का मतलब होता है सेना, जिसे हम कह सकते हैं सेना बल, मतलब जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है, आर्मी कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोर्सेस। तो फोर्स का प्लूरल तो नहीं होता है, पर इंग्लिश में फोर्सेस होता है, जिसका मतलब सेना बल होता है। ये किसी भी सेना को कहा जा सकता है, पैरामिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, कोई भी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गोल्ड। गोल्ड भी एक मटेरियल नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल होता है, इसका भी कभी प्लूरल नहीं बनता। गोल्ड का मतलब होता है सोना, लेकिन इंग्लिश में गोल्ड्स होता है, जिसका मतलब सोना का प्लूरल नहीं होता है, जिसका मतलब होता है मेडल से। मतलब अगर हमने कहा कि इंडिया को इस बार कितने गोल्ड्स मिले हैं, तो इसका मतलब उसको सोना से नहीं मेडल से होता है। अगले वर्ड पे आए ग्लास। अब ग्लास भी एक मटेरियल नाउन है, जिसको हम कहते हैं कांच। कांच का भी प्लूरल नहीं बन सकता क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता। फिर भी ग्लास का प्लूरल वर्जन एग्जिस्ट करता है। हालांकि इस ग्लास का एक मतलब और भी होता है, जिसमें हम पानी पी रहे होते हैं, तो जो पानी पीने का बर्तन होता है उसे भी ग्लास कहते हैं। फिर भी हम कांच वाले ग्लास की बात करें तो कांच का प्लूरल कांचे नहीं होता। हाँ, पानी पीने वाले ग्लास की अगर हम एक ग्लास की बात करते हैं तो दैट इज़ ग्लास, और एक से ज़्यादा होंगी तो उसका ग्लासेस होता है। लेकिन कांच के सेंस में अगर हम बात करें तो उसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता। फिर भी इंग्लिश में एक वर्ड होता है ग्लासेस, जिसको हम कहते हैं चश्मा या स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं
आयरन, आयरन को हम कहते हैं लोहा। अब ये भी एक मटेरियल नाउन है एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन है। लोहा का प्लूरल भी नहीं होता, मतलब आयरन का प्लूरल आयरन्स नहीं होता, फिर भी इंग्लिश में आयरन्स वर्ड एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स जो लोहे की चेन होती है, जिसे हम जंजीर कह सकते हैं या हथकड़ी कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आयरन्स। और हाँ, इस आयरन का एक मतलब और भी होता है जिसमें हम कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं, जिसको हम इस्त्री कहते हैं। ये लड़की वाला इस्त्री नहीं है, ये प्रेस करने वाला इस्त्री है, ठीक है। सो इंग्लिश में आयरन भी होता है, आयरन्स भी होता है, लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस होता है। तो आपको ये डिफरेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि जब ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो डिपेंड करता है कि हम कॉन्टेक्चुअली किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर लोहे की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी आयरन, और अगर हथकड़ी या बेड़ियों की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी आयरन्स। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, बिसाइड। ये एक प्रेपोजिशन है, नाउन तो नहीं है। बिसाइड का मतलब होता है बाजू में या बगल में, या जिसे हम कह सकते हैं नेक्स्ट टू। जैसे हमने कहा ही सैट बिसाइड हिज फ्रेंड, मतलब वो अपने दोस्त के बाजू में बैठ गया। अब बिसाइड में एस लगने के बाद ये इसका प्लूरल नहीं बनता, क्योंकि प्रेपोजिशन भी सिंगुलर प्लूरल होते नहीं। फिर भी इंग्लिश में बिसाइड्स वर्ड एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, या हम कह सकते हैं अदर देन। जैसे बिसाइड्स केक दे ऑल्सो बॉट मैनी टॉयज़ फॉर द चाइल्ड। दैट मीन्स केक के अलावा वो बहुत सारे खिलौने भी लेकर आए उस बच्चे के लिए। दैट मीन्स दोनों चीज़ें आई हैं। सो बिसाइड मतलब बाजू में या बगल में, और बिसाइड्स मतलब के अलावा। ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है, मीनिंग चेंज हो चुका है दोनों का। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कस्टम, जिसका मतलब होता है रीति रिवाज या परंपरा या ट्रेडिशंस। बट जब कस्टम में एस लगता है तो उसका एक और मतलब निकलता है टैक्स, जो एक कस्टम्स ड्यूटी टैक्स आपने सुना होगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है इम्पोर्टेड गुड्स पर। तो कस्टम मतलब रीति रिवाज या परंपरा, और कस्टम्स एक तरीके का टैक्स होता है। नेक्स्ट वर्ड है कैरेक्टर, जिसका मतलब होता है चरित्र। लेकिन जब बात आती है कैरेक्टर्स की, तो वो चरित्र का प्लूरल नहीं होता है। कैरेक्टर्स को हम कहते हैं पात्र, जो किसी भी प्ले या फिल्म में लोग प्ले कर रहे होते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर्स। अब ध्यान रखिए, कैरेक्टर का एक मतलब और भी होता है अक्षर। 26 लेटर्स जो होते हैं वो कैरेक्टर भी कहलाते हैं, तो एक एक कैरेक्टर को हम लेटर भी कहते हैं। अब ये जो लेटर है अक्षर, इसका भी प्लूरल बनता है, जिसको हम लेटर्स कह सकते हैं। और इस लेटर का भी एक और मतलब होता है, दैट इज़ चिट्ठी या पत्र। मतलब कैरेक्टर के दो मतलब तो होते ही हैं, एक चरित्र और एक अक्षर, और अक्षर को हम कहते हैं लेटर। लेकिन इस लेटर के भी दो मतलब निकलते हैं, एक अक्षर और एक चिट्ठी। अब चिट्ठी अगर एक है तो लेटर, और एक से ज़्यादा है तो लेटर्स। मतलब लेटर्स का दो मतलब हो गया, एक अक्षर एक से ज़्यादा, एक चिट्ठियाँ एक से ज़्यादा। बट अब इन लेटर्स का एक और तरीके से भी यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जिसे लिटरेचर का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो मैन ऑफ लेटर्स में ये जो लेटर्स वर्ड यूज़ हुआ है, ये ना तो चिट्ठी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ना ही अक्षरों को। यहाँ ये लेटर्स का मतलब साहित्य से है, जिसे साहित्य का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, मतलब लिटरेचर वगैरह का। तो ऐसे इंसान को मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। ये एक तरीके का फ्रेज़ भी है। सो लेटर का प्लूरल तो होता ही है, मतलब चिट्ठी का प्लूरल भी होता है, अक्षर का प्लूरल भी होता है। लेकिन जब हम एक और लेटर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे वो प्लूरल ना होकर मीनिंग चेंज कर लेता है। बाकी कैरेक्टर का एक मीनिंग चरित्र होता है, और जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, दैट इज़ पात्र, या जो रोल प्ले कर रहे होते हैं एक्टर्स वगैरह, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर्स। अगला वर्ड देखते हैं, कंटेंट। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की हुई है। कंटेंट के दो मीनिंग होते हैं, एक तरीके से ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और वर्ब का भी। एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड या हैप्पी से, और वर्ब के तौर पे इसको हम कहते हैं टू सेटिस्फाई, संतोष करना। अब इसी कंटेंट में जब एस लग जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है कि किसी भी चीज़ के अंदर कोई चीज़ होना, थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन समथिंग। खास तौर से हमने इसका यूज़ किया था, जो लेटर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जो डेटा होता है उस डेटा को हम कंटेंट्स कहते हैं, ना कि कंटेंट। तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्फॉर्मेशन। मतलब कंटेंट का मतलब संतोष या सेटिस्फाइड से तो है, बट कंटेंट्स का मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के अंदर होती है, दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब नॉर्मल कपड़ा, कोई भी फैब्रिक होगा वो क्लॉथ कहलाएगा, जो अनकाउंटेबल होता है। लेकिन जब हम क्लोथ्स कहते हैं
तो क्लोथ्स का मतलब होता है पोशाक या एक कंप्लीट ड्रेस जो बन जाती है उसको कहते हैं क्लोथ्स। तो जो क्लॉथ है वो कपड़ा होता है, कपड़ा अनकाउंटेबल होता है। अब अनकाउंटेबल का प्लूरल तो नहीं बनता, लेकिन क्लोथ्स वर्ड एग्जिस्ट करता है जिसका मतलब एक फुल यूनिफॉर्म या फुल ड्रेस को हम कहते हैं। अगले वर्ड पे चलते हैं, लुक। अब इस लुक के कई मीनिंग होते हैं। एक होता है देखना इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, एक होता है दिखना, ये भी वर्ब कहलाता है, हालांकि एक ट्रांजिटिव है और एक इनट्रांजिटिव है। और एक और मीनिंग होता है नज़र एज अ नाउन। अब सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि इसका क्या मीनिंग निकालना है। जैसे हमने कहा शी इज़ लुकिंग एट हिम, तो इसका मतलब है कि वो उसको देख रही है। अब मैंने कहा यू लुक ब्यूटिफुल टुडे, तो यहाँ पे देख नहीं रहे हैं, दिख रहे हैं, मतलब तुम आज ब्यूटीफुल दिख रही हो। तो यहाँ दिखने का मतलब होता है लुक से। और जब हम कह दें आई लाइक दिस ड्रेस एट द फर्स्ट लुक, तो यहाँ पे लुक का मतलब नज़र से है, पहली नज़र से। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें इनके मीनिंग निकालने होते हैं। स्टिल इस लुक को हम प्लूरल बनाते हैं तो एक तो वर्ब के सेंस में प्लूरल बन जाता है, ही लुक्स या शी लुक्स। बट इस लुक्स का एक और मीनिंग होता है दैट इज़ अपीयरेंस या किसी की पर्सनैलिटी या रूप कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लुक्स। फॉर एग्जाम्पल आई नेवर चूज़ पीपल बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, मतलब मैं लोगों को उनके लुक्स के कारण नहीं चूज़ करता हूँ। अब यहाँ लुक्स का मतलब देखने से नहीं है, लोगों के अपीयरेंस की बात हो रही है कि लोगों के अपीयरेंस को देखकर मैं उन्हें चूज़ नहीं करता हूँ। या हम एक और एग्जांपल ले लें, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, मतलब उसके जो लंबे काले बाल हैं उसके लुक्स पे, उसकी पर्सनैलिटी पे चार चांद लगा देते हैं। तो यहाँ लुक्स का मतलब अपीयरेंस से होता है, ना कि देखने का प्लूरल। अगला वर्ड है मार्क। मार्क का मतलब होता है कोई भी निशान या चिन्ह या स्पॉट या कोई भी सिंबल को भी हम मार्क कहते हैं। बट जब इस मार्क में हम एस लगाते हैं तो वो निशान का प्लूरल भी बन सकता है, सिंबल का प्लूरल भी बन सकता है, बट उसका एक और मतलब भी निकलता है दैट इज़ नंबर या अंक। जैसे रिपोर्ट कार्ड में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, तो वो आपको चिन्ह या स्पॉट नहीं मिले हैं या कोई सिंबल नहीं मिले हैं, वो आपको अंक मिले हैं। तो मार्क का प्लूरल हमेशा सेंटेंस में निशान या चिन्ह हो, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। अगर वो नंबर की बात कर रहा है कि ही गॉट दिस मच मार्क्स इन हिज एग्ज़ाम, तो यहाँ पे मार्क्स का मतलब उसको नंबर मिले होंगे, ना कि निशान या चिन्ह। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, किसी भी चीज़ को करने का मेथड या वे। अब मैनर का प्लूरल भी होता है, एक से ज़्यादा तरीके हैं तो एक से ज़्यादा मैनर्स हो सकते हैं किसी चीज़ को करने के। लेकिन जब हम इसमें एस लगाते हैं तो इसका एक और मीनिंग बनता है दैट इज़ बिहेवियर या एटिकेट्स। जैसे हमने कहा दिस बॉय हैज़ नो मैनर, तो क्या ये सही होगा? हम कहना चाह रहे हैं कि इस लड़के में ज़रा भी मैनर्स नहीं है, मतलब एटिकेट्स नहीं है। तो उस एटिकेट्स के लिए हमें मैनर्स ही कहना होगा, वी कांट से मैनर। और जब तरीके की बात करनी हो तो एक तरीका है तो वी कैन से मैनर, एक से ज़्यादा तरीके हैं तो वी कैन से मैनर्स। बट जब बिहेवियर की बात आएगी तो हमें मैनर्स ही कहना होता है। अगला वर्ड है मॉरल। मॉरल का मतलब होता है नैतिक, ये एक एडजेक्टिव के तरीके से यूज़ होता है। और एक होता है मॉरल्स। मॉरल्स का मतलब होता है नैतिकता, जो नाउन के तरीके से यूज़ होता है। जैसे कि मॉरल वैल्यूज़ नीड टू बी इनकलकेटेड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो यहाँ मॉरल वैल्यूज़ में ये जो वैल्यूज़ है ये नाउन है, लेकिन जो मॉरल है वो एडजेक्टिव है। तो नैतिक वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, मॉरल वैल्यूज़। अब बात करें हाउ डेयर यू क्वेश्चन माई मॉरल्स, तो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ नैतिकता। बात निकली है मॉरल की तो एक वर्ड और देखते हैं मोरल। मोरल का मतलब होता है किसी का मनोबल या हौसला। तो किसी का मोरल आप डाउन कर देते हो, किसी का मोरल आप हाई कर देते हो, दैट मीन्स आप उसका हौसला कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो। तो एक होता है मॉरल, एक होता है मॉरल्स, एक होता है मोरल। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा न्यू। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है नया। अब इसमें एस लगने के बाद इसका प्लूरल तो बन ही नहीं सकता क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल होता ही नहीं है। फिर भी इंग्लिश में न्यूज़ वर्ड होता है, एंड एज यू नो न्यूज़ का मतलब होता है समाचार, जो अगेन अनकाउंटेबल नाउन है, स्टिल उसमें एस लगता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगला वर्ड है पेपर। पेपर भी हम सब जानते हैं कागज़ को कहते हैं। पेपर का मतलब हो गया कागज़। अब कागज़ भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसका भी कभी प्लूरल बनेगा नहीं, फिर भी इंग्लिश में पेपर्स होता है।
जिसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स या कागजात या दस्तावेज से। अगला वर्ड है फिजिक। ध्यान रखिए ये फिजिक है। इस फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन या दवा। इसी से मिलता जुलता एक शब्द आपने सुना होगा फिजिशियन। ये फिजिक्स से ही बना है, जिसको हम कहते हैं चिकित्सक, या डॉक्टर्स वगैरह को हम फिजिशियन कहते हैं, जो कहीं ना कहीं मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ाई कर चुके होते हैं। तो फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन या दवा या क्योर। अब इस फिजिक में जब हम एस लगाते हैं तो बन जाता है फिजिक्स, जिसका मीनिंग चेंज होता है भौतिक विज्ञान, मतलब इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसी फिजिक्स से वर्ड बना है फिजिसिस्ट। जो फिजिक्स में एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हम फिजिसिस्ट कहते हैं। एक और शब्द इसी से मिलता जुलता निकाल रहे हैं, दैट इज़ फिजिक। कंफ्यूज मत होइएगा, पहला शब्द है फिजिक, दूसरा है फिजिक्स, और ये एक शब्द होता है फिजिक। इस फिजिक का मतलब पर्सनैलिटी से होता है, जो शारीरिक गठन, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं फिजिक। स्पेलिंग में डिफरेंस है, इसको इस कैटेगरी में रखना तो नहीं था, फिर भी मिले जुले शब्द हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक नया शब्द अगर सीख जाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले वर्ड पे चलें, पेन। पेन का मतलब होता है दर्द या पीड़ा या कष्ट या तकलीफ। लेकिन जब पेन्स की बात आती है तो इसका मतलब बहुत सारे दर्द नहीं होता है, क्योंकि पेन अनकाउंटेबल है, उसका भी प्लूरल बनेगा नहीं। फिर भी पेन्स होता है, जिसका मतलब होता है प्रयास या प्रयत्न या कोशिश या एक्स्ट्रा एफर्ट। तो जब कोई इंसान किसी चीज़ को करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, एक्स्ट्रा प्रयत्न कर रहा होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पेन्स। नेक्स्ट वर्ड पे आए, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, किसी भी चीज़ का 1/4। और क्वार्टर्स का मतलब होता है रेसिडेंस, मतलब रहने की जो जगह होती है, आवास जिसे कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वार्टर्स। तो अक्सर लोग कहते हैं कि वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता है, तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स का मतलब वो एक चौथाई में नहीं रहता है, वो रेसिडेंस की बात चल रही होती है। और जो एक चौथाई है वो क्वार्टरली एग्ज़ाम्स आपने सुने होंगे, तिमाही एग्ज़ाम, तो दैट इज़ कॉल्ड क्वार्टर, QUARTER। एक और चीज़, बात अगर क्वार्टर की चल ही रही है तो इस क्वार्टर का इस्तेमाल हम टाइम बताने के लिए भी कर रहे होते हैं। कभी अगर आपने गौर किया हो तो घड़ी में टाइम बताने का एक तरीका और भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा 4:15 बज रहे हैं या 5:15 बज रहे हैं, तो 5:15 को हम इंग्लिश में कह सकते हैं 5:15। यहाँ पे यूज़ किया जाता है 5:15। या हमने कहा 4:45 बज रहे हैं, तो 4:45 के लिए यूज़ होता है 4:45। 4:45 मतलब 5 बजने को 15 मिनट हैं, और 5:15 हैं, तो 5:15। तो इस शब्द का टाइम बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1/4, क्योंकि जो 60 मिनट्स हैं उसको अगर हम डिवाइड करें 4 से तो हमारा 15-15 मिनट का हिस्सा बनता है, तो 15 मिनट को हम वहाँ पर क्वार्टर कहते हैं। और महीने की बात करें तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 3 निकल के आता है, दैट मीन्स 3 मंथ्स को हम क्वार्टर कहते हैं। मतलब ये क्वार्टर एक चौथाई पोर्शन को तो दिखाता ही है, प्लस ये टाइम बताने के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं। बाकी क्वार्टर्स होता है आपका रेसिडेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट, RIGHT, राइट। इस राइट के 2-3 मीनिंग होते हैं। पहला तो सिंपल सा, डायरेक्शन, दिशा को बताता है, दायां। फॉर एग्जाम्पल टू योर राइट, राइट मतलब यहाँ पर दायां से है। दूसरा राइट का मतलब होता है करेक्ट, कोई भी चीज़ सही है तो उसको हम राइट बोलते हैं, जैसे कि येस यू आर राइट, तो यहाँ राइट का मतलब निकलेगा कि आप सही हो। प्लस इस राइट को हम एक और मीनिंग से भी जानते हैं, दैट इज़ अधिकार। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ राइट टू लिव, तो यहाँ पे राइट का मतलब अधिकार से निकलेगा कि मुझे अधिकार है जीने का। दैट मीन्स एक शब्द के एक से ज़्यादा मीनिंग भी होते हैं। इन्हें इंग्लिश की लैंग्वेज में होमोनिम्स भी कहा जाता है, जहाँ एक शब्द की स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हालांकि इस राइट में जब हम एस लगाते हैं तो उसका मतलब भी अधिकार से ही निकलता है, दैट इज़ अ प्रिविलेज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स, तो मानव अधिकारों की जब बात होती है तो उस राइट में जो एस लगा है वो अधिकार के सेंस में ही है, बाकी उसका मीनिंग ना डायरेक्शन से निकलेगा और ना तो सही से। अगला वर्ड है रिटर्न, जिसका मतलब होता है वापस। फॉर एग्जाम्पल शी विल रिटर्न बाय 5 PM, तो यहाँ पे रिटर्न का मतलब वो वापस आएगी। बट जब रिटर्न्स बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बार वापस आएगी। रिटर्न्स का मतलब होता है एक तरीके का प्रॉफिट, जो हम इनकम टैक्स रिटर्न्स भर रहे होते हैं, किसी चीज़ में हमने इन्वेस्ट किया तो उसका हमें रिटर्न्स मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न्स। अगला वर्ड है रिच, जिसका मतलब होता है अमीर। लेकिन जब इसमें ES लगता है तो ध्यान रखना, ये रिच का प्लूरल बिल्कुल भी नहीं है,
इस वर्ड के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की हुई है। इस रिचेस का मतलब होता है धन या लक्ष्मी या संपत्ति या वेल्थ। नेक्स्ट वर्ड है सैंड। सैंड का मतलब होता है रेत, पर जब इसी सैंड में हम एस लगाते हैं तो वो रेत का प्लूरल तो नहीं बनता, लेकिन उसकी क्वांटिटी को ब्रॉडर वे में दिखा देता है इन द फॉर्म ऑफ रेगिस्तान। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं टाइम। टाइम का मतलब होता है समय, और समय भी अनकाउंटेबल होता है, इसको भी गिना नहीं जा सकता। अगर कुछ गिना जा सकता है तो वो मिनट्स, आवर्स, सेकेंड्स, उन्हें गिना जा सकता है। मतलब टाइम तो अनकाउंटेबल है, अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल बनेगा नहीं। फिर भी इंग्लिश में टाइम्स होता है जिसका मतलब चेंज हो जाता है, दैट इज़ रिपीटेशन या गुना, या जिसे हम कह सकते हैं बार। जैसे हमने कहा था 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो वहाँ पे टाइम्स का मतलब बार से होता है, रिपीटेशन से। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पे, वर्क। वर्क का मतलब होता है कार्य या काम। ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका भी प्लूरल कभी बनेगा नहीं। फिर भी इंग्लिश में वर्क्स होता है, पर उसका मतलब कार्य का प्लूरल नहीं होता है, उसका मतलब होता है रचनाएं, क्रिएशंस या लिटरेरी पीसेस हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों में हमने सेम एग्जाम्पल लिया है, आई रियली लव द वर्क ऑफ पिकासो, और इसमें लिखा है आई रियली लव द वर्क्स ऑफ पिकासो। दोनों के मीनिंग में बहुत अंतर है। जब हम कह रहे हैं वर्क तो मुझे पिकासो का काम पसंद है, वो काम सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। लेकिन जब हम कहेंगे वर्क्स तो हम पर्टिकुलर उसके क्रिएशंस या उसकी रचनाओं की बात कर रहे होंगे। मतलब वर्क का मतलब होता है काम और वर्क्स का मतलब होता है क्रिएशंस या रचनाओं से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाटर, जो अगेन मटीरियल नाउन है एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन है। इसका भी प्लूरल कभी नहीं बनेगा। वाटर मतलब होता है पानी या जल। अब वाटर का प्लूरल नहीं होता, फिर भी वाटर्स होता है। मतलब ये, इसको भी हम ऐसा कह सकते हैं, ब्रॉडर वे जब दिखाने लगे तो उसको कहते हैं वाटर्स। जैसे सैंड को हमने कहा था रेत, और सैंड्स उसका ब्रॉडर वे हो गया था रेगिस्तान। वैसे ही वाटर मतलब पानी जिसकी क्वांटिटी कम हो सकती है, और जब उसकी हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो वो वाटर्स हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं समुद्र। तो वाटर मतलब पानी, लेकिन वाटर्स मतलब बड़े एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो समुद्र को वाटर्स कह सकते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी, बट अब लकड़ी का प्लूरल तो नहीं बनता क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। फिर भी इंग्लिश में होता है वुड्स, जिसका मतलब होता है जंगल या फॉरेस्ट। जैसे कि अगर हमने कहा द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, तो इसका मतलब ये लकड़ी है। लेकिन जब हमने कहा द टाइगर लिव्स इन वुड्स, तो यहाँ वुड्स का मतलब लकड़ियों में नहीं रहता है, वो जंगल में रहने की बात चल रही है। तो इसको भी हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कम क्वांटिटी की बात हो रही है तो वो लकड़ी है, और जब लकड़ियों की क्वांटिटी बढ़ गई तो एक तरीके से जंगल जैसा हो गया। तो वुड मतलब स्मॉल क्वांटिटी और वुड्स मतलब ज़्यादा क्वांटिटी, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट। अगले पे आते हैं राइटिंग। राइटिंग एक मेन वर्ब भी होता है, फोर्थ फॉर्म कहलाती है ये V1 + ing, बट अभी हम उसको अलग करें तो राइटिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है लिखाई। किसी की हैंड राइटिंग जो होती है उसको भी हम राइटिंग कहते हैं। अब जो राइटिंग्स होती हैं तो बहुत सारी हैंड राइटिंग्स तो नहीं होती, लेकिन राइटिंग्स का मतलब होता है लेख या लेखन। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमने कहा हिज राइटिंग वॉज इलेजिबल, मतलब उसकी जो राइटिंग है वो पढ़ने लायक नहीं है। इलेजिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी रेड, जो पढ़ा ना जा सके। तो यहाँ राइटिंग का मतलब उसकी लिखाई से है। बट जब हमने कहा दैट एडिटोरियल वॉज अ फाइन पीस ऑफ हिज राइटिंग्स, मतलब वो उसकी बहुत सारे लेख लिखे होंगे उसने, उसमें से वो जो एडिटोरियल था वो बहुत ही अच्छा उसका लेख था। तो राइटिंग्स का मतलब यहाँ लेख से है और राइटिंग का मतलब यहाँ पर लिखाई से है। ये कुछ वर्ड्स थे जिनमें एस लगने के बाद कुछ के तो प्लूरल बन रहे थे, पर कुछ अनकाउंटेबल होने की वजह से उनका प्लूरल तो नहीं बन सक रहा था, लेकिन उनका मीनिंग चेंज हो रहा था। इनमें से कुछ वर्ड्स हमने ऐसे भी देखे जो एक से ज़्यादा मीनिंग भी रखते हैं। तो इस टाइप के वर्ड्स हमें पता होने चाहिए ताकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कब कौन से वर्ड की कहाँ ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वो शब्द हैं जहाँ पर एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है स्पेलिंग में चेंज करके। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे ही हमारा टॉपिक ख़त्म होगा तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे, उस वक्त आपको इस वीडियो की हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस टाइप के और भी वर्ड्स आप पढ़ते रहिएगा जिनकी स्पेलिंग में चेंज आते ही मीनिंग चेंज हो जाता है, सो दैट आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती जाए, और डे टू डे लाइफ में अगर आप कोई शब्द यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट आपको पता हो कि किसका मीनिंग क्या निकलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग।